मातृभाषा की पद्धति, डायरेक्ट मेथड, ओके, प्रत्यक्ष करता है, यानी कि पढ़ाई जाने वाली भाषा उसी भाषा में समझाना क्या है, प्रत्यक्ष पद्धति है, ओके। इसमें संज्ञानात्मक चित्रों के द्वारा केवल संज्ञा को सिखाया जाता है। बोलता भी ये आम, ये चित्र है, समझ, ये क्या है, आम। आम कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से बताने की पद्धति क्या है, प्रत्यक्ष पद्धति है, ओके। इस पद्धति में शास्त्रीय ढंग से जो सोचा जाता है उसी की अभिव्यक्ति, जो सोचते हैं वही बोलते बच्चे। इस पद्धति में प्रथम भाषा की पढ़ाई होती है, प्रथम भाषा बोलते मातृभाषा, ओके। नेक्स्ट, इस पद्धति सहज स्वाभाविक होने के कारण श्रेष्ठ मानी जाती। नेक्स्ट क्या है, परोक्ष पद्धति। परोक्ष पद्धति का एक और नाम क्या है माँ, अनुवाद पद्धति है। क्या है, अनुवाद। परोक्ष का अर्थ है पढ़ाई जाने वाली भाषा को किसी अन्य भाषा के द्वारा पढ़ाना है, इसलिए इस पद्धति को क्या कहते हैं, अनुवाद पद्धति कहते हैं। पढ़ते हैं, अनुवाद पद्धति भी कहते हैं। ये पद्धति बनावटी होती है, बनावटी होती है, इसको जैसा चाहे वैसा बन। इस पद्धति में जिस भाषा की सहायता ली जाती है, यदि वह समय हो तो सरलता से सीखी जा सकती है। अगर जिस भाषा का हम बोल रहे, ఇప్పుడు మన పిల్లలకు తెలుగు వచ్చు, తెలుగులోనే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు ఈజీగా, అదే మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్తే రాదు। అందుకే ఇదేంటిది बनावट। किंतु सिखाई जाने वाली भाषा विषमता यानी इंग्लिश में हो तो सीखने में कठिनाई। इस पद्धति का प्रयोग द्वितीय भाषा सीखने के लिए की जाती है। द्वितीय भाषा सिखाने के लिए कौन सी भाषा, कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं, परोक्ष पद्धति का। पद्धति में भाषा सीखने में अधिक समय लगता है। परोक्ष पद्धति में भाषा को जल्दी से सीखने के लिए अनुभवों की आवश्यकता पड़ती है। పిల్లలు తొందరగా ఈ మన భాష నేర్చుకోవాలంటే వాళ్ళకి అనుభవం చేయించాలి। వాళ్ళకి ఏంటి, ఇది यहाँ आम है, ये आम है, चित्र दिखाना, बोलना उन लोगों को, और कुछ चीज़ों को उनको खुद अनुभव कराना उनके हाथ से, तो तभी वो बच्चे भाषा सीखते। यह पद्धति आशा अशास्त्रीय क्या है, अशास्त्रीय होते हुए भी दूसरी భాషాओं को सिखाने में उपयुक्त है। ఇది అశాస్త్రీయ అయినప్పటికీ కానీ మనం ఏ లాంగ్వేజ్ ఉందో అదే లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి యాక్చువల్, కానీ పిల్లలకు రాదు కాబట్టి మనం వేరే లాంగ్వేజ్ని ఏం చేస్తాము, తీసుకుంటాం। సో అలా చేయడం అశాస్త్రీయం, కానీ వేరే లాంగ్వేజ్ నేర్పించడానికి ఓకే। अर्धమైందా, हिंदी को हिंदी में पढ़ाना, लेकिन नहीं आता ना तो हम हिंदी को क्या करते, उनको समझ में ऐसे भाषा में पढ़ाते, इंग्लिश में पढ़ाए तो ऊपर से जाता, ओके। प्रत्यक्ष और परोक्ष। नेक्स्ट, నిర్దేశిత స్వాధ్యాయ పద్ధతి, ఇన్స్ట్రక్టెడ్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్, అంటే మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంటే వాడు సెల్ఫ్గా చదువుతాడు, ఓకే। నిర్దేశిత్ అంటే మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ చేయడం, స్వాధ్యాయ అంటే సెల్ఫ్గా చదవడం, నిర్దేశిత స్వాధ్యాయ పద్ధతి। यह पद्धति विदेशी पड़ती है। इस पद्धति का जन्म अमेरिका में हुआ है। ये पद्धति कौन सी है, विदेशों में है। हमारे बच्चे यहाँ बोल बोल के पढ़ाए तो नहीं पढ़ते, स्वाध्याय करते नहीं करते। पद्धति के प्रतिपादक भासिंग है, हेमिंग भासिंग। भासिंग कौन है, पद्धति के प्रतिपादक कौन है, भासिंग। भासिंग को वाशिंग कर दिया क्या, अरे भाई। भासिंग के अनुसार छात्रों को किसी विषय को पूरा करने के लिए उपयुक्त निर्देश इंस्ट्रक्शन देने चाहिए और उसके आधार पर स्वयं को अभ्यास करना चाहिए। यह पद्धति मात्र उच्च शिक्षाओं के लिए उपयुक्त है। यह पद्धति के द्वारा शोध किए जाते हैं, అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, రీసెర్చ్ చేస్తారు। ఇప్పుడు ఉంది కదా ఎంఫిల్ పిహెచ్డి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనకి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆర్టికల్స్ రాస్తారు, అదే ఇది। అర్థమైందా, समझ गए। निर्देशित स्वाध्याय पद्धति, इस पद्धति का उदाहरण है, नेक्स्ट स्लाइड देखो। एक कारण यह है कि उच्च स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस पद्धति का उदाहरण एमफिल, पीएचडी, डीलिट। अर्थमैंदा, निर्देशित स्वाध्याय पद्धति किसके लिए है, एमफिल, पीएचडी, डीलिट के लिए है, ओके। वहाँ पर क्या करते हैं, अध्यापक इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट,
डाल्टन पद्धति, हेलेन पार्कहर्स्ट। इस पद्धति के जन्मदाता कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट। बोलो, हेलेन पार्कहर्स्ट। इस पद्धति के प्राथमिक कक्षाओं के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है। पद्धति के प्रतिपादक हेलेन पार्कहर्स्ट है। पार्कहर्स्ट ने इस पद्धति को अपने गुरुजी के नाम पर समर्पित करने के कारण इसका नाम डाल्टन रखा गया। डाल्टन ఎవరంటే హెలెన్ పార్కహర్స్ట్ వాళ్ళ గురువు. ఆయన పేరు మీదనే ఈమె పద్ధతి పెట్టింది. पार्कहर्स्ट 30 बच्चों को लेकर चुनौती भरे माहौल में बच्चों को समूह में बांट दिया. 2 बार है. बच्चों को समूह में बांट दिया और उन्हें कार्य करने के लिए संकेत भी दिए गए हैं. 30 మంది పిల్లలకి ఒక ఛాలెంజ్ ఇచ్చి ఒక మంచి అంటే ఏంటి స్పెసిఫిక్ ఫేస్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకు ఏమి ఇచ్చారంటే ఒక వర్క్ చేయమని వాళ్ళకి ఏం చేస్తుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంది. ओके, बच्चों के द्वारा किसी उत्सव की तैयारी कैसी करनी चाहिए, योजना बनाना इस पद्धति का मुख्य कारक था. डाल्टन पद्धति खोज भी अमेरिका में हुई. यह पद्धति विदेशी होने के कारण, इसका आयोजन बड़े स्तरों पे होने के कारण इसकी उपयोगिता कम साबित हुई. पर हम लोग इतने माहौल देना हमारे से नहीं होता, खर्चा भी हमारे से नहीं होता. किसी उत्सव को कैसे मनाना है उसके बारे में योजना बनाओ बोल तो बच्चे बनाते. सृजनात्मक अभिव्यक्ति करो रे बोले तो नहीं कर दे. अब हम चम 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 बादल बरसे पोयम बोल के और एक नदी के बारे में लिखो बोल तो नहीं लिखते. अब ये लोग क्या है, हमारे बच्चे क्या है, किसी उत्सव के बारे में लिखो बोल तो लिखते, लेकिन उन्हें वो माहौल देना पड़ता. हमारे पास उतना समय नहीं है. तो यह पद्धति विदेशी होने के कारण इसकी उपयोगिता बहुत कम में साबित हुई है. डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट है. उनके गुरु का नाम क्या है? डाल्टन है. डाल्टन के नाम पर इस पद्धति का नाम रखा गया है. इन्होंने 30 बच्चों को ग्रुपों में बांटकर एक चुनौती भरा माहौल दिया है और उस माहौल पर उन्हें काम करना था. ओके, तो यह पद्धति विदेशी होने के कारण यहाँ पर हमारे पास कम साबित हुई है, कम, उसकी उपयोगिता कम हुआ है. అర్థమైందా डाल्टन योजना? नेक्स्ट प्रश्नोत्तर पद्धति. रेमंड के अनुसार प्रश्न पूछना एक कला है. प्रश्न पूछना एक कला है. प्रश्न पूछते जाना. बच्चे प्रश्न पूछते तो क्या होते, एक्टिव रहते. मैकेनी के अनुसार प्रश्न पूछने तथा उसका उपयोग करना शिक्षक शास्त्रीय पद्धति में महत्वपूर्ण है. ये एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण कला है. प्रश्न पूछने के प्रकार: मानसिक प्रश्न, शैक्षिक प्रश्न. कौन कौन से प्रश्न रहते हैं? मानसिक प्रश्न और शैक्षिक प्रश्न. शैक्षिक प्रश्न, यहाँ पे शिक्षक प्रश्न है, शिक्षण प्रश्न. फिर मानसिक प्रश्न बोले तो क्या देखेंगे. ओके, मानसिक प्रश्न 2 प्रकार के हैं. स्मरण आधारित प्रश्न, विचार उपरांत उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न. स्मरण बोले तो याद करके बोलने के प्रश्न उत्तर वो एक है. विचार उपरांत बोले तो सोच समझकर आंसर देना, जैसे कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति. ये मानसिक स्तर पर है. स्मरण आधारित प्रश्न ऐसे स्मरण शक्ति आधारित होते हैं. पढ़ो के प्रश्न, कौन से प्रश्न? पढ़ो के प्रश्न किस में आते हैं? स्मरण आधारित आते. विचार उपरांत उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न त्वरित सोचकर आधार पर निर्भर होते हैं, जैसे सृजनात्मक अभिव्यक्ति के उत्तर. सृजनात्मक अभिव्यक्ति के उत्तर क्या है? विचार उपरांत, विचार करके आंसर्स देना. स्मरण के आधार पर क्या है? पढ़ो बोल के आते नहीं क्वेश्चंस. అవేంటి మానసిక స్तर पर స్మరణ आधारित प्रश्न. మరి ఆలోచించి వాళ్ళ स्तर के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार बोलने के प्रश्न क्या है? सृजनात्मक उत्तर. विचार उपरांत दिए जाने वाले प्रश्न. अब शिक्षण प्रश्न कैसे रहते? प्रस्तावना प्रश्न हम बनाते ना, लेसन प्लान.
ప్రస్తావన ప్రశ్న, ఆత్మీకరణ ప్రశ్న, आवृत्तात्मक प्रश्न చెప్పండి, బౌద్ధ ప్రశ్న और तुलनात्मक प्रश्न, गृह कार्य చెప్పండి ఒకసారి. प्रस्तावना के प्रश्न, आत्मीकरण के प्रश्न, आवृत्तात्मक प्रश्न, बौद्ध प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, गृह कार्य प्रश्न. మరి అవన్నీ ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా అడగాలో చూద్దాం. మరి ప్రస్తావన ప్రశ్న ఎప్పుడు అడుగుతాము? ऐसे प्रश्न पूर्व ज्ञान की जांच के लिए होता है. వాళ్ళకి తెలిసిన దాన్ని తెలుసుకోవడమే ఏంటిది? प्रस्तावनात्मक प्रश्न. इन प्रश्नों के माध्यम से पाठ का शीर्षक की घोषणा होती है. లెసన్ నేమ్ టైటిల్ తీసేది ఏంటిది? ప్రస్తావనాత్మక ప్రశ్న. ఇవన్నీ ఎందులో వస్తాయి? శిక్షణ ప్రశ్నలో వస్తాయి. स्मरण आधारित प्रश्न ఏంటిది? पढ़ो के प्रश्न आते, विचारोपरांत में क्या आते? सृजनात्मक अभिव्यक्ति आते. यहाँ पर शिक्षण में प्रस्तावना में क्या है? शीर्षक निकालना. पूर्व ज्ञान के आधारित पर किए जाने वाले అంటే తెలిసిన జ్ఞానాన్ని బయటికి తీసి లెసన్ టైటిల్ని తీయడం ఏంటిది? ప్రస్తావన के प्रश्न. నెక్స్ట్ आत्मीकरण के प्रश्न అంటే किसी पाठ के मुख्यांशों को पाठ के मुख्यांशों के प्रश्न. अब पाठ पढ़ा रहे भाई, उसमें कुछ मुख्य प्रश्न आते ना, तो प्रश्न पूछते रहे तो बच्चे क्या करते हैं? आत्मसात कर लेते हैं, అంటే అర్థం చేసుకుంటా ఉంటారు. అదేంటిది? ఆత్మీకరణ ప్రశ్న. అర్థం చేసుకునేటిది ఏంటిది? ఆత్మసాత్ చేసుకునేటి ఏంటి? ఆత్మ అంటే లెసన్ చెప్పేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో అడుగుతారు. ఆత్మీకరణ ప్రశ్న. नेक्स्ट आवृत्तात्मक प्रश्न. इस तरह के प्रश्न उद्देश्य पूरे पाठ के समग्रता का पता लगाना होता है. किसी पाठ का सारांश बोलने अथवा लिखने के लिए किया जाए उसे क्या बोलते हैं? आवृत्तात्मक प्रश्न कहते हैं. आवृत्तात्मक शब्द वृत्त से बना है, जहाँ आ का अर्थ है पूरा. ఆ का अर्थ क्या है? पूरा. आवृत्तात्मक అంటే మొత్తం టోటల్ ఓవరాల్గా లెసన్ చెప్పిన తర్వాత మీరు ఈ లెసన్ ద్వారా ఏం నేర్చుకున్నారు, దాని సారాంశం గురించి చెప్పేది ఏంటిదమ్మా? ఆవృత్త. లెసన్ మధ్యలో చెప్పేటి ప్రశ్నలు ఏంటిది? ఆత్మీకరణ. లెసన్ చెప్పే కంటే ముందు టైటిల్ తీసే ప్రశ్నలు ఏంటిది? ప్రస్తావన. తర్వాత బోధ ప్రశ్న. ऐसे प्रश्न मौन वाचन के उपरांत पूछे जाते हैं. వాళ్ళని కొద్దిసేపు ఏంటిది? మౌన వాచన చేయమని ఆ తర్వాత అడిగే ప్రశ్న ఏంటిది? బోధ ప్రశ్న. इस प्रश्न का उद्देश्य वाचन की दक्षता पता लगाता है. वाचन అంటే उसने कितना पढ़ा है उसके बारे में पता लगाना क्या है? बोध प्रश्न. नेक्स्ट बोध प्रश्नों दो या दो से अधिक पात्रों के विषय वस्तुओं को यदि तुलनात्मक प्रश्न नेक्स्ट यदि तुलनात्मक प्रश्न दो या दो से अधिक पात्रों विषयों वस्तुओं का यदि तुलनात्मक प्रश्न से जानकारी देना चाहते हैं, जानकारी देना लेना नहीं देना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तुलनात्मक प्रश्न कहते हैं. तब है ये तब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं. చెప్తాను మళ్ళీ డబల్ వచ్చింది ఇది. ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य निर्णय करने की क्षमता की पहचान. निर्णय करने की क्षमता రెండిట్లలో కంపారిజన్ చేసిన ఇప్పుడు అభివృద్ధి ఉంది, వికాస్ ఉంది. ఈ రెండిట్లో కంపేర్ చేసి దాని ఆన్సర్స్ రాస్తే ఇదేంటిది? తులనాత్మక ప్రశ్న మన గురించి. ఇప్పుడు పిల్లలు మనం కూడా
మన టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఉంటాయి కదమ్మా, రెండు కంపారిజన్ చాలా వరకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. అంటే హిందీలో ఉండకపోవచ్చు, వేరే వేరే ఉంటాయి కదా. అలాంటి కంపారిజన్లో రాసే ప్రశ్నలు ఏంటివి, వీటిని ఏమంటారు, వాళ్ళ యొక్క నిర్ణయకి క్షమత, మరి దేని గురించి వాళ్ళ నిర్ణయం ఏమిటి దాని గురించి తెలిసేది ఏంటిది, తులనాత్మక ప్రశ్న. ఓకే. బోధ ప్రశ్న అంటే ఏంటిది, మౌన్ వాచన్ తర్వాత అడిగే ప్రశ్నలు. ఆత్మీకరణ అంటే ఏంటిది, లెసన్ మధ్య మధ్యలో అడుగు. ఆవృత్తాత్మక అంటే ఏంటిది, సారాంశం అడగడం. ఓకే. నెక్స్ట్ తులనాత్మక అంటే ఏదైనా రెండు విషయాలైనా, రెండు పాత్రలైనా, లేకపోతే రెండు వస్తువులైనా వాటి గురించి మనము కంపేరింగ్ చేసినప్పుడు దీని గురించి ఏం రాయాలి, దీని గురించి ఏం రాయాలి నిర్ణయించి చెప్పేదే తులనాत्मक प्रश्न. ओके. इसलिए इसे क्या कहते हैं, निर्णय करने की क्षमता की पहचान कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, गृह कार्य के प्रश्न. ऐसे प्रश्न पाठोपरांत ज्ञान की जांच के लिए पूछे जाते हैं. इसमें समय की अवधि अधिक होती है तथा ज्ञान स्थायित्व की जांच होती है. गृह कार्य అంటే మనం ఏం చేస్తాం, వాళ్ళకి హోంవర్క్ ఇస్తాం, టైం ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత వాళ్ళు ఏమేమి చదివారనేది మనము దానిలో क्या करते हैं, जांच करते हैं. गृह कार्य प्रश्नों का उद्देश्य समय स्फूर्ति प्रदर्शि, समय स्फूर्तिని వాళ్ళు పాటిస్తున్నారా లేదా అని తెలుసుకోండి. ప్రశ్నలు ఏంటి అమ్మా, गृह कार्य प्रश्न. कभी करते हैं कभी नहीं करते. समझ रहे आप बात को. कौन से प्रश्न थे, बोलो. प्रस्तावनात्मक प्रश्न, ये क्या है, लेसन से पहले टाइटल निकालने के लिए पूछे जाते. आत्मीकरण, लेसन के बीच बीच मुख्यांशों से प्रश्न पूछे जाते. आवृत्तात्मक बोलते सारांश. बौद्ध प्रश्न, ये बौद्ध प्रश्न नहीं होता अम्मा, मैं वही क्लिक हो रहा था मेरे को. बौद्ध प्रश्न, बौद्ध प्रश्न बोले तो मौन वाचन करने के बाद प्रश्न पूछना, उन क्या पढ़ा उसकी जांच. तुलनात्मक बोलते दो वस्तुएं, दो पात्रों के बीच में तुलना करके निर्णय करने की क्षमता की पहचान. गृह कार्य क्या है, उसकी समय स्फूर्ति को पहचानने के लिए किए जाने वाले प्रश्न. समझ में आया. प्रश्नोत्तरी पद्धति अर्थమైందా. प्रस्तावना, आत्मीकरण, आवृत्तात्मक, बोध प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, गृह कार्य. नेक्स्ट प्रयोजन पद्धति. कौन सी पद्धति, प्रयोजन पद्धति. किलपैट्रिक जॉन ड्यूई के आधार पर है, डीवी जॉन ड्यूई. अंग्रेजी में इस प्रयोजन पद्धति कहते हैं. इसके प्रतिपादक कौन है अम्मा, किलपैट्रिक है. या नहीं आया, कौन है, किलपैट्रिक है. इस पद्धति के प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री जॉन डीवी के विचारधारा पर आधारित है. किसकी विचारधारा पर आधारित है, जॉन डीवी के आधार पर है. इस विचारधारा के अनुसार बालक को जब कोई समस्या या चुनौती दी जाती है, चुनौती दी जाती है तब उसका उत्कृष्ट ज्ञान बाहर निकल कर बाहर आता है. అంటే పిల్లలకి ఏదైనా మనకు సమస్య ఇచ్చినామనుకో, దాన్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తారనేది వాళ్ళ స్కిల్ అనేది బయటికి వస్తుంది. किलपैट्रिक ने इस पद्धति के माध्यम से किसी विषय के लिए सामग्री, ఇది ఏంటిదమ్మా, सामग्री इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, उचित प्रक्रिया द्वारा व्यवस्थित करना और अंत में उसका प्रस्तुतिकरण करना. इस पद्धति का प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है. माध्यमिक स्तर पर प्रयोजन पद्धति सरल ढंग से ही होनी चाहिए. అంటే పిల్లలకు మనం ఏదైనా ఇప్పుడు ఇచ్చినామనుకో, దాన్ని సామాన్ మొత్తం వాళ్ళు ఏం చేయాలి, కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దాని మీద విశ్లేషణ చేయాలి. దాని తర్వాత అది ఏ విధంగా దాన్ని సువ్యవస్థితంగా పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇందులో చెప్తాను చూడండి. పిల్లలకి ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వర్కే, ఇక్కడ గ్రూప్లో మనం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇస్తే వాళ్ళు దాన్ని చేయడం, మళ్ళీ తర్వాత దాన్ని ప్రజెంటేషన్ చేయాలి. దాన్ని ఏమంటారు, ప్రయోజన పద్ధతి అంటారు.
ఏమంటారమ్మా ప్రయోజన పద్ధతి అంటారు. ఇది ఏ క్లాస్ కోసము హైయర్ స్టడీస్ కోసం. మరి మాధ్యమిక స్తర పర్ ఈజీ వేలో వాళ్ళకు ఇవ్వాలి. ఓకే, ఈజీ వేలో వాళ్ళకు ఈజీ వేలో తయారు చేయమని చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఉందనుకో, ఏదైనా రాఖీ ఫెస్టివల్ ఉంది. రాఖీ ఫెస్టివల్లో పిల్లలకి वेस्ट చేయకుండా पेपर के द्वारा राखी बनाना सिखाना, इस तरह से ये सरल ढंग से माध्यमिक. हायर एजुकेशन के लिए किसी चीज़ को अच्छा प्रस्तुतिकरण का प्रोजेक्ट करने के लिए देना, कैसे समूह में दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं. ओके, प्रयोजन पद्धति बोलते क्या है माँ? प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट कराना. कौन बोले? ये किलप्रैक्टिक. लेकिन किसकी विचारधारा थी? ये जॉन डीवी की विचारधारा थी. ओके, नेक्स्ट क्या है? खेल प्रणाली, आचार्य विनोबा भावे. और दो ही तो हो गया. खेल प्रणाली, इस प्रणाली के प्रणेता कौन है? आचार्य विनोबा भावे है. महाराष्ट्र के वर्षो नामक है गांव, वर्षों नहीं रे भाई, वर्धा, वर्धा, वर्धा नामक गांव से इसे आरंभ किया गया. क्या किया गया? खेल प्रणाली का आरंभ कहाँ पर हुआ? वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ. इसके प्रणेता कौन है? आचार्य विनोबा भावे है. विनोबा भावे के अनुसार वास्तविक शिक्षा वही होती है जिन्हें करके सीखा जाता है. लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग. यही कारण है कि इस पद्धति को क्रियात्मक पद्धति भी कहते हैं. क्या कहते हैं? खेल पद्धति को क्रियात्मक पद्धति. इसमें सीखने और सिखाने के लिए खेलों का सहारा लिया जाता है. जैसे मैंने कल आपको बताया है, आ की मात्रा आ, ई, ऊ, इस तरह से बच्चों को क्या है? हाव भाव के तहत सिखाना. ओके, ये क्या है? खेल पद्धति भी है और क्रियात्मक पद्धति भी है. जैसे गांव के व्यवसायी के बारे में बताना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? किताबी ज्ञान से हटाकर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से व्यवसायों से परिचित कराना चाहिए. अंटे कुम्हार क्या करता? ले जाके दिखाना. लोहार क्या करता? लेके जाके दिखाना. तो इसे देखकर बच्चे अनुभव कर कर क्या करते हैं? सीखते हैं. इसलिए क्या है? लर्निंग बाय डूइंग. इसमें उनके अनुभव विकसित होते हैं. प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पद्धति अनुकूल है. खेल पद्धति में, खेल पद्धति भारत की एकमात्र पद्धति है और प्राथमिक कक्षाओं को बाल गीत हमें हाव भाव के तहत सिखाते ना, वो इसके अंतर्गत ही चाहता. उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए, सॉरी, माध्यमिक कक्षाओं के लिए जैसे कि गांव के व्यवसाय कुम्हार, लोहार, जुलाहा और सुनार जो भी है उन्हें सीधा लेके जाकर दिखाना क्या है? ये क्रियात्मक पद्धति है. वो अनुभव करके बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं. ओके, खेल पद्धति किस कौन है? खेल पद्धति के प्रणेता विनोबा भावे. कहाँ से शुरू हुआ? ये वर्धा से शुरू हुआ. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट है आगमन पद्धति. आगम, आगम बहुत इंपॉर्टेंट है. आगमन बोल तो अराइव होना, आना. ओके, इस पद्धति में उदाहरणों की सहायता से पहले उदाहरण देते, बाद में क्या करते? सूक्ति, यानी कि उसका పరిభాష देते. అంటే ఇప్పుడు సంజ్ఞ ఉందనుకో, సంజ్ఞ అంటే ఫస్ట్ ఆమ్, అదేంటిది పక్షి, ఆమ్, తర్వాత ఇలా పేర్లు చెప్పిన తర్వాత దాని యొక్క సూత్రం చెప్పడం ఏంటిది? ఆగమన పద్ధతి. ओके, पहले उदाहरण देकर सूक्तिकरण अर्थात नियमीकरण किया जाता है. इस पद्धति में दिए जाने वाले उदाहरण अध्यापक की ओर से होते हैं. రకరకాలుగా ఎగ్జాంపుల్స్ టీచర్స్ ద్వారా ఇస్తారు. అది ఆగమన్ పద్ధతి. आगमन बोलते चाहते रहते पूरे. ओके, सूत्रीकरण, सूत्रीकरण और अथवा नियमीकरण छात्रों की ओर से होता है. इस पद्धति में अध्यापक सतर्क रहकर उपयुक्त उदाहरण का प्रयोग करता है. उपयुक्त उदाहरण का प्रयोग करना पड़ता है. मातृभाषा अथवा प्रथम भाषी बालकों के लिए यह पद्धति श्रेष्ठ है व्याकरण की दृष्टि से. అవునా కాదా? వాళ్ళకి ఫస్ట్ రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్. इस पद्धति में छात्र को
अवधारण कॉन्सेप्ट क्या है? अवधारण बताने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए अनुकूल है। होनहार तथा प्रतिभाशाली बातों के लिए पद्धति अनुकूल है। इस पद्धति द्वारा सूत्रीकरण करने में समय अधिक खर्चा होता है। यदि उदाहरण में त्रुटियां होती हैं तो सूक्तिकरण भी गलत होता है। ఇప్పుడు నేనున్నాను, సంజ్ఞకి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, కానీ నేను జాతివాచక సంజ్ఞ నెక్స్ట్ వ్యక్తివాచక సంజ్ఞలో తప్పు చెప్పాను, అప్పుడు పిల్లలకు ఆ సూక్తికరణ కూడా ఏమవుతుంది? रॉन्ग हो। అందుకే अध्यापक यहाँ पर कैसे रहना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए और जो भी उदाहरण देता है सूक्ति के अनुसार रहना चाहिए। ओके, जिन शब्दों से जाति धर्म जाति के बारे में बताए तो जातिवाचक, स्पेसिफिक नेम बताए तो व्यक्तिवाचक, तो बाद में बोलना सूक्ति उदाहरण, सूक्ति बाद में बोलना, उसके उदाहरण पहले। अगर मैंने उदाहरण गलत बताए हैं तो उसका सूक्ति भी गलत होती। कौन सी पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्धति है? आगमन पद्धति। नेक्स्ट, अयो कमजोर अथवा द्वितीय भाषी, అందులోనే అమ్మా ఇది अथवा कमजोर अथवा द्वितीय भाषा वाले छात्रों के लिए पद्धति व्यर्थ है। इस पद्धति में गैर मातृभाषी अदर देन मदर टंग अथवा गैर प्रथम भाषी छात्रों के लिए पद्धति नीरस होती है। इस पद्धति के सभी अंशों को व्यतिरेक करने पर वह निगमन पद्धति बन जाती है। దీని ఆపోజిట్ ఏంటిదమ్మా? నిగమన్. ఆగమనంలో మనం ఏం చేస్తాము? ఉదాహరణలు చెప్పి ఏం చేస్తాము? దాని యొక్క పరిభాష చెప్తాం. నిగమన పద్ధతి ఏంటి? ఫస్ట్ పరిభాష చెప్తాం, తర్వాత ఉదాహరణ చెప్తాం. ఓకే, ఒకవేళ పిల్లలు భాష రాలేదనుకో ఈ పద్ధతి చెప్పడం వేస్ట్. అర్థమైందా? మదర్ టంగ్లో ప్రథమ భాషी छात्रों को देखो इस पद्धति में गैर मातृभाषी అంటే మేము गैर मातृभाषी मदर टंग अथवा प्रथम भाषी छात्रों के लिए पद्धति नीरस होती है। हमें नहीं मालूम है ना तेलुगु में क्या कहते, तो इस पद्धति के सभी अंशों को व्यतिरेक पर क्या होती है? निगमन पद्धति। నిగమన పద్ధతి దాందే. ఇక నిగమన పద్ధతి నేను చెప్పలేదు, ఇక్కడ రాయలేదు నాన్న. निगमन पद्धति అంటే ఏంటిది? पहले सूत्र बताते हैं, बाद में उदाहरण बताते हैं, वो क्या है? निगमन पद्धति है। ऑपोजिट। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी पद्धति। यह पद्धति पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए है। प्री प्राइमरी स्कूल्स वाला కోసం ఇది पूर्व प्राथमिक स्तर पर इस पद्धति के द्वारा शिक्षण आरंभ किया जाता है। इस पद्धति के प्रणेता इटली के प्रसिद्ध शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी है। कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी के पुत्र जेम्स, कौन है? जेम्स को शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस पद्धति को खोज की। అలా బాబుకు చదువు చెప్పడం కోసమే ఆమె ఈ పద్ధతిని సర్చ్ చేసింది, ఇన్వెన్షన్ చేసింది। उनके अनुसार आँख कान, ओके, आँख कान और नाक ఇక్కడ ఉంది కదా, आँख कान और नाक जैसे महत्व ज्ञानेंद्रियों की सहायता से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। आँख कान नाक त्वचा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा खेल खेल में शिक्षा देना किसका है? मॉन्टेसरी है। किंडरगार्टन फ्रोबेल का है। आँख कान नाक त्वचा के ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देने वाली शिक्षा कौन है? मॉन्टेसरी है। ओके, किसके लिए करें ना? उनके बेटे जेम्स के लिए। इसलिए इनकी पद्धति को खेल पद्धति, इंद्रिय पद्धति, पूर्व प्राथमिक आरंभ पद्धति भी कहते हैं। ఏమంటారమ్మా ఈ పద్ధతిని మరియా మాంటెసరీని? खेल पद्धति, इंद्रिय पद्धति, पूर्व प्राथमिक आरंभ पद्धति भी कहते हैं। इसलिए ये कौन से स्तर के लिए है? पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए है। మరియా मांटेसरी इटली की शिक्षाविद है। ओके, नेक्स्ट, इस पद्धति में सर्वप्रथम बालकों को चित्र देखकर चित्र वाले नामों शब्दों पर उंगली फेरनी पड़ती है। इकड़ा आम ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? चित्र रहता है, इसके बाद नाम रहता है। आम बोले तो आम, ये आम के क्या करते? इसमें उंगली फेरते या पढ़ते?
स्पर्श यानी कि ज्ञानेंद्रिय रहते ना, चित्र देखते और ऐसा उंगली फेरते हुए पढ़ते, यानी कि अनुभव करते हुए पढ़ते। ओके, अब अपन क्या बोलते हैं, ए फॉर एप्पल बोलते ना, ये लोग क्या करते, चित्र देखकर उंगली फेरते हुए पढ़ाते। ओके, मॉन्टेसरी ने अक्षरों को देखकर उसे देखकर पढ़ने के लिए करना कुत्ते को भौंकने के बराबर बताया है। अक्षरों देख देख कर पढ़ना, चूसी चूसी चलते हैं, भौंकना कुत्ते के लगा भौ भौ करना बोल के बोल रहे, लेकिन चित्र बताकर उन्हें अनुभव कराओ बोल के उन्होंने बोल रहे मान कौन मान, खाली ए फॉर एप्पल लिख दिए तुम, ए फॉर एप्पल, चित्र देख देख कर पढ़ना क्या है, कुत्ते की तरह भौंकना है बोले, सॉरी शब्द यहाँ पे ऐसा लिख के पढ़ाना क्या है, कुत्ते की तरह भौंक, चित्र बताकर उस पर उंगली फेरते हुए पढ़ना इनकी पद्धति है। समझ गए बात, कर दो मैं ना। नेक्स्ट क्या डाला रे भाई। इनके अनुसार सुनने के बाद बोलना, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना और पढ़ने के बाद लिखने के बाद पढ़ना अशास्त्रीय है। इनके अनुसार सुनने के बाद बोलना, नंडे नेमंटना आ से आम सुने फिर बोले, बोले बाद क्या करे पढ़े, पढ़े बाद क्या करे लिखे, लिखे फिर पढ़े, ये क्या है, अशास्त्रीय है बोल रहे। मॉन्टेसरी पद्धति में बच्चों को हाव भाव युक्त बाल गीत सिखाना है। हाव भाव అంటే పిల్లలకు మనం ఇప్పుడు जानी जानी एस पप्पा ऐसे ना के उन्हें हाव भाव युक्त बाल गीत सिखाना क्या है, इनके अनुसार उपयुक्त माना है। और चित्र देखकर बोलना पढ़ना क्या है, कुत्ते की तरह देख देख कर पढ़ना क्या है, कुत्ते की तरह भौंकना है। और क्या है, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना और लिखने के बाद पढ़ना अशास्त्रीय मानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, मॉन्टेसरी पद्धति में बच्चों को क्या है, हाव भाव के युक्त बाल गीत అంటే चित्र देखते हुए उंगली फेरते हुए पढ़ना इनकी पद्धति है, अनुभव करते हुए पढ़ना और हाव भाव रहना बोल के बोल रहे। कौन, मारिया मॉन्टेस। అర్థమైందా? नेक्स्ट बालोद्यान पद्धति, ये भी वैसी छे अम्मा, ये खेल खेल में सिखाना है। उन्होंने क्या कि चित्र देखकर उंगली फेरो भरे, इन्हों अलग बोले, देखो इनका भी वैसे। बाल उद्यान शब्द बाल प्लस उद्यान शब्द से मिलकर बना है। बाल का अर्थ किंडर और उद्यान का अर्थ गार्डन, किंडर गार्डन फ्रोबेल है, इसलिए इस पद्धति को अंग्रेजी में किंडर गार्डन पद्धति कहते हैं। वास्तव में किंडर गार्डन शब्द का उद्भव जर्मन भाषा गार्डन हाँ टी है, गार्डन ही बोलते हैं। तो यह है ना जी, जर्मन भाषा में गार्डन को क्या कहते हैं, गार्टन कहते हैं। सबसे पहली बार इस पद्धति का प्रयोग जर्मनी के फ्रोबेल ने किया था। किसने किया है अम्मा, फ्रोबेल। గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఇది మళ్ళా మీకు పర్స్పెక్టివ్లో కూడా ఉంది, అర్థమైందా? అందుకే జాగ్రత్త, డాల్టన్ ఉంది, డాల్టన్ లేదు, ఫ్రోబెల్ ఉంది, మాంటెసరీ ఉంది, జాన్ డీవి కూడా ఉంది। इसलिए बालोद्यान पद्धति के प्रणेता फ्रोबेल माने जाते हैं। उनके अनुसार पाठशाला एक बगीचा है, छात्र एक पौधा है। पाठशाला ఏంటిది, ఒక ఉద్యానవనము, स्टूडेंट ఎవరు, ఒక చెట్టు, माने टीचर ఎవరు, माली, उसमें पानी डालने वाला मानी है। जिस तरह से वो पानी देता है उस तरह से वो आगे बढ़ता है। अध्यापक माली है और शिक्षा पानी और खाद है। अध्यापक माली है, शिक्षा क्या है, पानी और खाद है, एरुवु पानी छट। इसके अनुसार यदि अध्यापक इस तरह से काम ना करे तो पाठशाला जेल, कैदी, अध्यापक दंडाधिकारी और क्या बनता, क्या बनता बोलो, कुशिक्षा, कुशिक्षा बन जाता है।
अगर सही काम नहीं करे तो स्कूल जेल हो जाता और बच्चा कैदी बन जाता, अध्यापक दंडाधिकारी बनता, शिक्षा क्या होती, कुशिक्षा बन जाती। तो जिस तरह से माली पौधे को बढ़ाने के लिए पानी देता है, उसी तरह से अध्यापक छात्र को बढ़ाने के लिए उस तरह से काम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, तो इसलिए इस अवस्था को 2 चरणों में बांटा है। इन्हें प्राथमिक स्कूल ने రెండు రకాలుగా మార్చాడు। फ्रोबेल के अनुसार वस्तुओं के आकारों तथा अनुभूतियों के माध्यम से भाषा और गणित सिखाया जा सकता है। यह पद्धति पूर्व प्राथमिक मध्य एवं उत्तर पूर्व प्राथमिक मध्य एवं उत्तर अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था को 2 चरणों में बांटा जाता है। కనిష్ట బాలోద్యానుసార్ ఎల్కేజీ, వరిష్ఠ బాలోద్యానుసార్ యూకేజీ। అంటే పిల్లలకి అనుభూతులతోని ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ ఉంది, ట్రయాంగిల్ ఉంది, ఇవన్నీ పిల్లలకి ఏంటంటే ఆటలతో ద్వారా అంటే అవి చూపిస్తూ ఆడిపించాలని ఎవరు చెప్పిండు, ఫ్రోబెల్ చెప్పిండు। खेल ద్వారా సిఖాన్ क्या है, कनिष्ठ बालोद्यानुसार एलकेजी, वरिष्ठ बालोद्यानुसार क्या है, यूकेजी। इस पद्धति में प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरस्कार, उपहार आदि दिए जाते हैं। మళ్ళీ పిల్లలకు మోటివేషన్ ఇవ్వాలి, ప్రోత్సహించాలి, ప్లస్ ఏంటి, పురస్కారాలు ఇవ్వాలి। ఇప్పుడు మీరు చూసారా లేదో, మీకు గుర్తుందో లేదో, మనకు చిన్న పిల్లలు ఉంటే గుర్తుంటుంది, పిల్లలకు ఏబిసిడీలే కాకుండా రకరకాల వర్క్స్ ఇస్తున్నారు, ప్రాజెక్ట్స్ చేపిస్తున్నారు కదా, దాని ద్వారా పిల్లలు ఏం చేస్తారు, నేర్చుకుంటారు। అది ఎవరిది, ఈయన అనుసారి, ఎవరు అనుసరించి, ఫ్రోబెల్ అనుసారి। ఆమె ఏం చెప్పింది, మా ఆంటీ సరి ఏం చెప్పింది, చిత్రాలు చూపించి దాన్ని చదివించి దాని మీద उंगली फेरते हुए पढ़ना क्या है, ज्ञानेंद्रिय यानी हाथ कान नाक सभी इसमें काम करना बोल के उन्होंने बोले। इन्होंने क्या बोले, उनको अनुभव के तौर पर खेल में सिखाना बोले। इन्होंने सिर्फ पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए कनिष्ठ बालोद्यान और वरिष्ठ एलकेजी यूकेजी। अर्थమైందా? नेक्स्ट, सूक्ष्म अध्ययन प्रणाली माइक्रो टीचिंग 1960 आविष्कार, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। पाठ्य योजना को स्थूल अध्यापन पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाठ्य योजना, ఇది ఒకటి పాఠ్య యోజననే। ఎప్పుడు మనము కాలేజీలో ఇక్కడ ట్రైనింగ్లో నేర్చుకుంటాం। यदि पाठ्य योजना में कोई चरण या कोई कौशल समझ में नहीं आता तो उसके लिए जिस अध्यापन का पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे सूक्ष्म अध्ययन। कौशल कितने हैं अम्मा, 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उस एक के बारे में, किसी एक ही कौशल के बारे में अध्यापन करें तो क्या बोलते, सूक्ष्म अध्ययन प्रणाली कहते हैं। इस पद्धति के आविष्कार करते अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एलन है। कौन है, एलन है। इसका आविष्कार 1960 में किया गया है। सूक्ष्म अध्यापन पद्धति का उपयोग क्या है, वो कुछ नियमों के आधार पर करते हैं। ఎవరు చేశారు సూక్ష్మ అధ్యయన ప్రణాళి, స్టాన్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ ప్రొఫెసర్ ఎవరు, ఎలెన్। ఎవరమ్మా, ఎలెన్। ఇది ఏదైనా ఒక అధ్యాపనలో మనకు కౌశల్ రాకపోతే దాన్ని నేర్చుకోవడం కోసం మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాము। ఓకే, దీనికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి। ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, 1960లో స్టార్ట్ చేశారు। ఓకే, नेक्स्ट, इसके नियम क्या है, देखो, इस पद्धति के नियम, इस पद्धति के लिए छात्रों की संख्या कितनी होती है, कम से कम 5 या 10, 5 to 10 मेंबर्स ఉంటారు ఇందులో। इस पद्धति के लिए समय की अवधि कितनी होती है, इस पद्धति के लिए समय की अवधि 5 से 10 मिनट निर्धारित होती है। स्टूडेंट्स 5 से 10 ही रहते, टाइम भी 5 to 10 मिनट्स रहता। इन पद्धति में इस अंग का 80 अंश शिक्षण होना चाहिए जिसमें उसे पढ़ने में जटिलता उत्पन्न होती हो।
ओके, इसमें केवल एक ही कौशल का निर्वहन होना चाहिए। इस पद्धति को योजनाओं के अंतर्गत श्रेष्ठ बताया गया है। यह पद्धति सरल, अन्य समय तथा అత్యంత ప్రభావి మాని జాతీయ। ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి, ఇది ఎట్లా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు పద్యం చెప్తున్నాం, నీకు రాదు, तुम्हें क्या करना चाहिए, पोयम को सुर लय ताल के अनुसार पढ़ाना चाहिए। बच्चों में क्या है, रसानुभूति कराना चाहिए। ये 5 से 10 मिनट में पढ़ना सिखाना, कैसे रस को आस्वादन करते हुए ये कौशल सिखाना। ओके, अब तुम लिखना नहीं आ रहा तो लिखने की पद्धति, लिखने की जो भी विधियां हैं वो सब सिखाना। 5 से 10 मिनट के अंतर्गत किसी एक ही कौशल का निर्वहन करना जो सीखने में तुम्हें जटिलता उत्पन्न होती हो। ये पद्धति क्या है, सूक्ष्म अध्ययन प्रणाली है। 1960 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, मिस्टर हेलन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन है, हेलन ने इस पद्धति का क्या है प्रयोग किया गया है। यह पद्धति सरल, अन्य समय तथा अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। एक एक कौशल को बच्चे को यहाँ किसको मालूम है, किसको सिखाते हैं, यहाँ पे छात्र अध्यापकों को सिखाते इस प्रणाली, इस पद्धति के लिए, बच्चों को नहीं। మనం నేర్చుకోవాలి ఎవరు, अध्यापक, छात्र अध्यापक जो होते हैं, जो टीचिंग करने जाने से पहले इस पद्धति के अनुसार बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए सिखाना ही सूक्ष्म अध्ययन प्रणाली है। एक एक कौशल को एक एक बार सिखाना है, 5 से 10 मिनट। ओके, चलो आज की क्लास खत्म हो गई, समझ गए ना पद्धतियाँ और प्रणालियाँ। ओके, धन्यवाद। ये सभी आप लोगों को